So hello and welcome everybody. Today we are going to discuss about the closed-ended questions and factual questions, the notes of which I have already shared in the class WhatsApp group. Videos who are watching, if you are interested in notes, you can just DM down. Now, क्लोज्ड एंडेड और फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो एक लिमिट में रहता है और फिर उसके बाद में इंटरव्यूअर को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है। तो यूजुअली जो लिमिटेड आंसर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर में फैक्ट छुपा हो यानी सच्चाई हो। ठीक है, जो चीज रियल आंसर होता है, जिस आंसर को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो टीचर इंटरव्यू के लिए यूजुअली पूछे जाने वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है ये एक इवैल्यूएशन कार्ड है जो एनईपी में एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है। ठीक है, इट इज गिवन बाय एनईपी थ्रू एनसीईआरटी। अब जब हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को समझते हैं तो उसके अंदर होता क्या है। तो पहले हम ये होलिस्टिक वर्ड को समझेंगे। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में आ जाते हैं ऑल द 7 डोमेन्स विच वी हैव अंडरस्टूड इन एनईपी। एनईपी में जो हमने सारे 7 डोमेन्स समझे थे वही सारी चीज इसमें आएंगी। तो जो 7 डोमेन्स हैं और वो डोमेन्स एक्चुअली क्या होते हैं? एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, एस्थेटिक, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे जो एरियाज हैं ये हमारे एरिया है डेवलपमेंट के। ये जिस एरिया के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम डोमेन्स कहेंगे। तो हम ये चेक करते हैं कि डोमेन बच्चे का अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, और दूसरा जो एनईपी द्वारा गोल्स दिए गए हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो इधर पे गोल के क्या लिखे होते हैं? इंडिकेटर्स। इन द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड द गोल्स आर रिटन एंड यू हैव टू चेक थ्रू द इंडिकेटर वेदर द गोल्स आर अचीविंग और नॉट। ठीक है ना, एक तो ये चीज होती है। दूसरा, अब इसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड नाम क्यों दिया गया है? अब तक जो हम बच्चे की प्रोग्रेस या इवैल्यूएशन दे रहे थे उसमें मार्क्स और ग्रेड दे रहे थे। ठीक है, मतलब हम बच्चे की करिकुलर, को करिकुलर और एकेडमिक ग्रोथ को ही हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में लिख रहे थे। लेकिन बच्चे की हेल्थ और उसकी डेवलपमेंट, उस पर हमारा फोकस इतना नहीं हो रहा था। हम अगर हेल्थ पर लिख रहे थे तो हेल्थ के एरियाज में केवल हाइट और वेट को मेजर करके हम लिख देते थे। उतना ही पार्ट एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में आता था। ठीक है, बाकी पूरा इंग्लिश में बच्चा कैसा है, मैथ में कैसा है, मतलब एकेडमिक हम देखते थे। करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा कैसा है, मतलब ओवरऑल हम करिकुलर और को करिकुलर को होलिस्टिक मानते हुए वहां पर ग्रेडिंग कर देते थे। बट होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड है वो हमको ये बताता है कि एच एंड एवरी एरिया को चेक करना है, इसीलिए गोल के इंडिकेटर्स आए हैं। तो उन इंडिकेटर्स के थ्रू हमको बताना है, फ्रॉम दोज इंडिकेटर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गोल्स ऑफ द एनईपी हैव बीन अचीव्ड और नॉट एंड वेदर द डोमेन्स हैव बीन achieved or not. Okay, the domains are completed or not, the development has been done or not in the child. So what is a holistic progress card? The answer has been given to you. It's also called as HPC. So when we talk about HPC, if somebody tells you what is HPC, then you directly have to say HPC is an holistic progress card. And this is a comprehensive report which tracks the child's progress with various domains and learning outcomes as per National Education Policy Guidelines 2020. Okay. Then why is HPC important? I told you because it provides the whole holistic overview, okay, as well as the social, emotional, and the physical aspect of the child, right? Because physical aspect comes in the goal 1, social aspect comes in the goal 2, okay, and emotional and involvement aspects comes in the goal 3. Okay, so all the goals are achieved and with accordingly the domains are also achieved. Similarly, what is the practical life application
of HPC. So yes, if the child is achieving goal 1, the child will be healthy and hygienic. If the child is achieving goal 2, the child will have very good communication skills. And if the child is achieving goal 3, that means the child will be good in academics, curricular and co-curricular activities. So the overall development of the child happens, which is required at this age, which is the foundation age. Okay, so during the foundation stage, holistic development of the child is important, and that is why holistic progress card has a very good practical application in the child's foundation stage. Okay, now what, how will you check on the indicators? So indicators given by the goals in the NAP are the main indicators through which we can track the child's holistic progress. Now, goal indicators and domains, all you have just have to understand the points. Goal 1 के पूरे एक बार पढ़ के जाना, you learn and go. Goal 1 indicators, Goal 2 के 4 ही indicators है, वो तो बहुत easy है, याद ही रह जाते हैं वो. Goal 1 और Goal 3 के indicators जो है ना, उनको properly याद करके जाना. ठीक है ना, कुछ mnemonics बना लीजिएगा ताकि वो अच्छे से याद रहे. ठीक है. Now some factual questions for phonics. Phonics we have done already, but इस पे क्या basic phonics question पूछ सकते हैं? What is phonics and why is phonics important? ये दो question usually पूछते हैं, because phonics का knowledge जिसको है वही आपसे फोनिक्स का डीप क्वेश्चन पूछ पाएगा. अगर आपके इंटरव्यू पैनल में कोई ऐसा फोनिक्स ट्रेनर या कोई ऐसा फोनिक्स ग्रेजुएट बैठा है तो आपसे वो फोनिक्स का डीप क्वेश्चनिंग करेगा. अदरवाइज फोनिक्स की वो बस इतना जानना चाहेगा कि आपको फोनिक्स के बारे में क्या जानकारी है. तो इन जनरल वो आपसे यही पूछेंगे कि फोनिक्स क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सो फोनिक्स इज अ फन एंड अ मल्टी सेंसरी वे ऑफ टीचिंग letter sounds. That's it. It's keep it very simple and sound. Then why is it important? It is important to develop reading habits in the child and to understand the decoding of the words in the spelling. Because, and here you can just give the example, like letter A is named as A, but it gives the sound as A. So the words which are there with the letter A gives the sound A. So A says apple. We do not say apple. Okay, it's a name as A. So A says A and it's apple. So while reading the spellings, the child should know the sound of each and every letter, and that is why phonics is very, very important for reading. Okay. And unless the child does not know reading, the child will not be able to understand the proper spelling. So this is the importance of phonics. Okay, now next, the parent perspective. This can be the factual question. Parents perspective. When we talk that why does the parent sends the child to school? So the simple answer is the holistic development of the child, socialization of the child and academic learning. So for, see, all the three goals are achieved. Okay. सो सिंपल, अगर आप 3 गोल्स अगर आपको सब अच्छी तरीके से रट गए हैं, गोल के इंडिकेटर्स अच्छे से रट गए हैं, तो आप खुद के आंसर्स अच्छे से फ्रेम कर सकते हो. ऐसा मान के चलिए कि आपका एक स्टोरी है, लेसन है एनईपी के गोल्स और डोमेन्स. लेसन अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, आंसर आ जाएगा ना आपको. तो वैसे ही आप एनईपी के पूरे गोल्स, इंडिकेटर्स और डोमेन्स अच्छे से पढ़ के जाओगे, आंसर आप खुद से बना लोगे. ठीक है, वही सब कुछ है, घूम फिर कर वही आएगा और कुछ भी नहीं आने वाला. सब गोल, इंडिकेटर, डोमेन ही सब कुछ है, बाकी सारी चीजें आप उसी के अंदर से फ्रेम कर सकते हैं. नाउ नाउ व्हाट इज सीसीई? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ असेसमेंट आ जाता है. असेसमेंट स्किल्स और टेक्निक्स के असेसमेंट कैसे करना है, किन किन तौर तरीकों से करना है. तो असेसमेंट के लिए अलग से टूल्स होते हैं. जो भी असेसमेंट टूल्स है उसका मैंने प्रॉपर आपको अलग से पीडीएफ भेजा है, उसको प्लीज गो थ्रू करिएगा. पोर्टफोलियो है, रूब्रिक्स है, रेटिंग स्केल्स है, चेकलिस्ट है, ये सारे असेसमेंट टूल्स है जिनके थ्रू आप असेसमेंट करेंगे. ठीक है. अब इसके साथ में आ गया एनईपी और एनसीएफ. एनईपी कब आया? एनईपी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2020. ठीक है. और एनसीएफ कब आया? एनसीएफ आया 2003 में. लेकिन आरटीई, राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट है, वो आया 2009 में.
वहां पे ये कहा गया कि बच्चों का रेकमेंडेड टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 1:30, मतलब एक क्लास में एक टीचर और 30 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये फैक्चुअल आंसर है। ठीक। नाउ FLN, FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब वो कल हमारा डिस्कशन हुआ था, क्लास 2 तक जो था ना वो पहले था, गाइडलाइंस उसकी अपडेट हो चुकी है, क्लास 3 तक FLN को खींच के लेके जा चुके हैं। जो भी इंडिया की सिचुएशन है शायद इसके वजह से ये अपडेट हुआ होगा, वॉट एवर इज द रीजन इज। सो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी गोज फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 3। FLN के जो इनिशिएटिव आउटकम्स इज फ्रॉम निपुण भारत। निपुण भारत का पूरा फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपका, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। रीडिंग में लिटरेसी आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आ जाएगा, और देन न्यूमरेसी आ जाएगा। ठीक है। ओके। नाउ NCF 2023 में क्या बताया गया है फाउंडेशन स्टेज को, तो 3 to 8 years ऑफ एज, मतलब ये एज लेवल भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस एज में आपका NCF 2023 बोल रहा है। तो आपको जो NEP का जो प्रॉपर गाइडलाइंस है ना, सिस्टम, वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ फाउंडेशन स्टेज की क्या अप्रोचेस है, तो फाउंडेशन स्टेज का सबसे पहला अप्रोच है, देखो, मल्टीलिंगुअल होना। ठीक है ना, मतलब बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग भाषा में एक्सप्लेन करना। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट टू यू। अगर आपको हिंदी में आप आंसर कर रहे हो तो आप ये पॉइंट दे सकते हो वहां पे, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू कैन से दैट NEP सेज टू बी मल्टीलिंगुअल, focus on the home language and mother tongue if the child is not able to understand, but it's a duty to explain in English, so both we have to be bilingual. So the mother tongue should given the preference to the child, मदर टंग का प्रेफरेंस बच्चे को देना चाहिए। सो अब आप इसको कैसे और किस वे में प्रेजेंट करते हैं ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है। तो ये था हमारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एंड challenges. Classroom management. Now, this is the thing. The child spends maximum time in the classroom rather than the school. बच्चा स्कूल से ज्यादा, सबसे ज्यादा टाइम किधर स्पेंड करता है, क्लासरूम में स्पेंड करता है। तो क्लासरूम में अगर बच्चे को अच्छा लगेगा तभी वो स्कूल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बच्चे का स्कूल आना, बच्चे की प्रॉपर अटेंडेंस एक टीचर द्वारा की गई प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। Okay, so classroom management plays a very important role. Effective classroom management is possible only with proper clear rules, proper positive reinforcement and student engagement. These are the only three elements which makes effective classroom plan. Okay. How can a teacher establish positive classroom environment? So a teacher can create by setting clear goal expectations, मतलब बच्चों को गोल या टारगेट हम दे दें कि बेटा हमको इतने दिन में इतना काम करना है, तो बच्चों के माइंड सेट में भी हो जाता है कि भाई हमको ये काम करना है। आप भूल जाओगे लेकिन बच्चों को याद रहेगा। Then you have to present yourself as a role model to the child. The child must feel that whatever my teacher is saying, that we have to follow. राइट, तो एक टीचर वही एक बेस्ट टीचर होता है जो रोल मॉडल बन जाए बच्चों के लिए। ठीक है ना, जैसे आप लोगों के लिए हम एक रोल मॉडल है, आप कहते हैं कि हम आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार आपको भी आपके जो बच्चे हैं वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये चीजें आपके अंदर एक पॉजिटिव अवेयरनेस आएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगा, तभी आप स्टूडेंट को उस तरीके से रीडायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। हर एक बच्चे को हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना, बच्चे से बात करना, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। बच्चे का प्रॉपर बिहेवियर और उस बिहेवियर पे बच्चे पर प्यार से हर चीज में बात करना, ये बच्चे का पॉजिटिव इंटरैक्शन होगा, जो कि क्लासरूम में ही पॉसिबल है। It is possible only in the classroom. Now, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्लासरूम में क्या इंपॉर्टेंस है, तो टेक्नोलॉजी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को मेंटेन करने पे हेल्प करता है, स्टूडेंट एंगेजमेंट पर हेल्प करता है और स्टूडेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में हेल्प करता है।
ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर क्लासरूम में यूज हो रहा है, यानी कि कैमरा अगर है तो स्टूडेंट ने कब क्या किया वो हम चेक कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड है तो आप मटेरियल्स पहले से डालकर अपनी टाइम सेविंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप पेन टैब्स या टैबलेट्स का यूज कर रहे हैं तो आपका राइटिंग वर्क जो है वो उसके थ्रू होकर स्टेशनरी को सेव कर रहा है। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज क्लासरूम मैनेजमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, student role in the classroom. Student role in the classroom is establishment of safe and respectful environment. अगर बच्चे को हम से सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट देते हैं और प्रॉपर फोकस करते हैं लर्निंग की ओर, तो एक प्रॉपर रोल जो है वो स्टूडेंट का क्लासरूम में सेट हो जाता है। अब टीचर जो है कैसे डाइवर्स लर्नर्स को क्लासरूम में मैनेज करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन टीचर्स डिफरेंशिएट क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर डाइवर्स लर्नर्स? सो अंडरस्टैंड इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है, बच्चे की एक एक नीड्स को अंडरस्टैंड करना। प्रॉपर चॉइसेस टू बी गिवन टू द चाइल्ड कि भाई आप ये करो या तो ये करो। लाइक इफ द क्वेश्चन इज केबीक्यू क्वेश्चन इज देयर, वो पिज्जा वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। So you have to offer proper choice to the child with the proper interaction. Okay. Then adapt as different strategies. Okay. You have to divert the mind of the child and adapt a different strategy. Like for example, if you're teaching something and if the child says that, ma'am, I have not understood. So if you're teaching with the same method again, then it's waste of time, because with the method you have taught earlier, the child has not understood. Then again, if you're teaching with the same method, then the child will get bored and the child is not going to develop interest. So rather at that time, if the child says I have not understood, then change the example, change the setting, change the strategy, change the teaching pedagogy at that time, and try to explain the same topic in a different way, so that the differentiation for the diverse learners can happen. In each class there are slow learners, in each class there are genius children, and there are learners who are not able to catch up very soon, very easily also. Okay, so you have to have a diverse teaching perspective with respect to each and every learner, and for that adaptation of different strategies of teaching will help. So how can you monitor different group work in the classroom? So you have to assign roles to the students, you have to set goals, you have to set targets, and you have to monitor different progress. Now, what are the different strategies that can be used to support the students and the special needs? अलग अलग क्या strategies हो सकती है? So individualized plan you can make visual aids, you can make different adaptive technologies. How can the teacher build positive relationship with the students? So yes, you have to give a genuine interaction to the child, a genuine interest, be approachable, and celebrate proper success of the child. Like if the child has done something, give a clapping reinforcement that yes, very good, you have done this, so that the positive relationship enters into the mind of the child. So now next, the main important part, what are the challenges in the classroom? That means what are the problems do you face in the classroom? So the common problems which you face in the classroom is the disruptive behavior. Okay, when we talk about the disruptive behavior, the disengagement and the different diverse need of the child actually affects. So if there is any disruptive behavior in the classroom, usually what happens when any child is disturbing the class, we tell the child, please go out of the class. I don't want to disturb. This disruptive behavior, when you are sending the child outside the classroom and the child is standing outside, it is rather for the punishment. But if daily these things are happening, then the child will get a habit of just moving outside and the interest towards the study will not happen. Okay, so 1 or 2 days, yes, for a punishment, yes, it is okay, but every time we should not follow this. So how can a teacher handle the disruptive students? So we have to give some non-verbal clues. We have to redirect and offer one-to-one support to the child.
right? We can give them the positive reinforcement. We can tell them if this child is going to be very quiet, then we are going to give a very good clappings to everybody as well as this child. So if the child loves the clap, we have to give a positive motivation, because kids are very small. They love to get motivated. Every child loves to get motivated. So positive motivation and reinforcement, if we are giving, the disruptive behavior of the child will slowly and gradually go away. How can a teacher encourage student participation? So yes, a proper open-ended questions and a value student input. That means have a positive interaction with the child. And if the child has done something wrong also, you have to find out the best out of that wrong. Okay? Then you have to tell that yes, at least he has done something. At least he spoke up. At least he went on the stage. So that is important. What to do when the students struggle to follow the instruction? Like if you are saying something and student want to follow but the student is not able to follow, so you have to change your teaching strategies and you have to check the child's understanding. N- Now next, the lasting foundation stage is teaching challenges. Usually when we talk about these teaching challenges, these are the challenges for the foundation stage, meeting the diverse needs and encouraging the young learners in accessing their progress. Okay. Now, how can the teacher support children with varying learning paces? Like learning space की जब हम बात कर रहे हैं, so you have to differentiate different instructions. Make children small groups and let them understand the learning, whatever topic or concept you need to understand. Here you can give an adaptive technology also. You can make use of technology and understand different learning aspects. So, lastly, we can say that how can a teacher engage parents in the foundation stage? So, you have to give regular updates to the child, conduct regular workshops and seminars, and you have to involve parental activities. Like if there is any fireless cooking activity, for example, so what you can do is you can tell the parents also to join the child and then get the materials, because there are some cooking materials which blackens. Like if you chop the cucumber, it may blacken if it is kept in the tiffin box and sent. So the parent can get all these things at the proper time, and the child is with the parent, and the child and the parent both can involve in the activity. So this is going to engage the parent in the foundational learning stages. Different mode of transition. See, transition is a step from moving from one milestone to the another. Okay, what is transition? Moving from one milestone to the another. So when we talk about moving from one transition to the another, there may be visual schedules, there may be different songs, the preparation of students in advance. Like if the child is going in class 1 from UKG, so we prepare them from advance. We tell them that in class 1 you have to do all these things. So we have to prepare for this. Like well, initially when the child is in nursery, we tell the parent to label each and everything. But slowly and gradually, when the child goes on to the UKG, the child now recognizes his water bottle, his bag. The child also recognizes English notebook, English book, and everything. If we tell them take out this book, this copy, they are keeping all their books themselves in the bag. Okay, so they are actually getting the transition from one stage to the another, and now they are preparing themselves to be independent. Okay, so this is a smooth transition when the child is getting one milestone towards the another. So the main part, it happens when you prepare the students or the learners in advance. For that, the proper systematic timetable and the proper systematic arrangement should be done. Okay, so here we have completed different classroom management planning and strategies and some factual questions which can be asked. Now, assessment and evaluation techniques, teaching learning strategies, this can be done tomorrow. For assessment and evaluation, it's a general thing you all can read and go through.
For in the tomorrow's session, we will be working upon assessment and evaluation and learning styles. And Sunday, we are going to have a session on inclusive education. Okay, it's a very important part in the topic. Tomorrow, I will be preparing notes for the inclusive education, which is important for the interview. They may ask something with respect to inclusive setup and inclusive education. So we are going to have interaction on the coming Sunday. And from Monday onwards, we will be having general interaction of the interview because topics will be covered. And then we will be having one-to-one interviews, and we will have a, general feedback also in tomorrow's class. So tomorrow also we'll try, because it's Saturday, we don't have any other classes. So tomorrow also we can join at 7:15, so that our class also gets over on proper time. And because it's Saturday and Sunday, we can have from 7 o'clock. Okay. So as of now, I am stopping this record. I'll be uploading this in the channel, and you can just go through the link and then watch all the videos.